हेलो माय डियर फ्रेंड, आप सबका स्वागत है ठाकुर क्लासेस में। तो साथियों, आप सबको पता है इस चैनल पर मैं डेली 15 से 20 मिनट की वीडियो डालता हूं जो किसी भी टेक्निकल बनने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो साथियों, आज का अपना सेशन रहेगा डीसी जनित्र। तो आपको पता होगा इसकी मैं पहली क्लास इस पर डाल चुका हूं, आज अपनी सेकंड क्लास। तो साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, पूरा देखिएगा। साथ में इसमें जो भी मतलब डीसी जनरेटर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी अपना प्रीवियस एरिया में क्वेश्चन आए हुए साथियों, वो सब यहाँ पे इसको आपके लिए यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जिसके मैं डेस्कटॉप पे देख पा रहे साथियों, पहला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, कार्बन ब्रश। देखिए क्या लिखा हुआ है, कार्बन ब्रश का कार्य दिशा परिवर्तक। भैया दिशा परिवर्तक क्या होता है? इसे दिक परिवर्तक बोलते हैं, दिशा परिवर्तक बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कम्यूटेटर बोलते हैं। व्हाट इज कम्यूटेटर साथियों? आप सबको पता होगा, डीसी मशीन में यह अपना हार्ट कहलाता है। डीसी मशीन का क्या कहलाता है? हार्ट कहलाता है। हार्ट मतलब हृदय। क्योंकि साथियों, जो कम्यूटेटर होता है ना, यह अपना डीसी मशीन में रहता है, तभी तो एसी अपना जो एसी अपना आर्मेचर में एसी विद्युत भागबल पैदा होता है, उसको डीसी में आउटपुट करके यह देता है। आप सबको पता होगा, इसीलिए अपना डीसी पॉसिबल है। कहां पे? डीसी मशीन में, है ना। मशीन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें डीसी जनरेटर भी आता है और डीसी मोटर भी आता है, आप सबको पता होगा, है ना। तो आज अपना सेशन है डीसी जनरेटर का। ठीक है, तो देखिए कार्बन ब्रश का कार्य दिशा परिवर्तक कम्यूटेटर से, मतलब जो कार्बन ब्रश लगे हुए होते हैं साथियों, आप सबने देखा होगा, उनका कार्य क्या होता है वहां स्पेशली यहाँ पे आपको समझाया गया है कि कार्बन ब्रश का कार्य क्या होता है। भैया कम्यूटेटर से धारा को, देखिए यहाँ पे लिखा है, करंट को संग्रह करके टर्मिनल पर उपलब्ध कराना होता है। मतलब जो आउटपुट टर्मिनल होते हैं ना, वहां पे क्या करता है, इसको आउटपुट हमें देता है कौन? कार्बन ब्रश। किससे संग्रह करके देता है भैया? कम्यूटेटर से संग्रह करके देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन अपना कि कार्बन ब्रश का घर्षण गुणांक। देख पा रहे आप साथियों, क्या लिखा हुआ? कार्बन ब्रश का घर्षण गुणांक तल पर रखे बल का और उन्हें चलाने के लिए वांछित बल का अनुपात होता है। जो कार्बन ब्रश का घर्षण गुणांक होता है ना, तल पर रखे बल की ओर उन्हें चलाने के लिए वांछित क्या होता है? बल का अनुपात कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, क्वेश्चन है अपना, किसी जनित्र में छोटा ब्रश घर्षण गुणांक को वरीयता दी जाती है। मतलब किसी जनित्र में लघु ब्रश घर्षण गुणांक को क्या दी जाती है? वरीयता दी जाती है। ठीक, आगे देखिए, ब्रश क्वेश्चन है साथियों, देख पा रहे आप, लघु ब्रश घर्षण गुणांक का मान कितना होता है भैया? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना होता है? 0.22 अथवा इससे भी कम होता है। आगे देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, उच्च ब्रश घर्षण गुणांक का मान 0.4 अथवा इससे भी क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन ब्रश को संदोलक भुजा के द्वारा चुंबकीय उदासीन अक्ष, मतलब होता है मैग्नेटो न्यूट्रल एक्सिस में रखा जाता है। आप सबको पता होगा माय डियर फ्रेंड। आगे देखिए क्वेश्चन अपना कि कार्बन ब्रश को चुंबकीय उदासीन अक्ष में लाने के लिए, मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष में लाने के लिए किक इंडक्टिव विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें साथियों क्या बोलना चाह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन अपना कि किसी डीसी मशीन में जो कार्बन ब्रश होता है ना, उसका जो दबाव होता है वह कितना होता है साथियों? देखिए 0.08 से 0.2 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर के बीच होता है साथियों। याद रखिएगा, जो कार्बन ब्रश का दबाव होता है 0.08 से 0.2 किलोग्राम, ऐसा लिखिएगा, किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ होगा, मतलब ऐसा होता है। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद क्या बोलना चाह रहा है कि डीसी मशीन में स्प्रिंग पत्ती का जो दबाव होता है ना, आपने देखा हुआ स्प्रिंग्स लगी हुई होती है डीसी मशीन में, स्प्रिंग पत्ती का दबाव कितना होता है माय डियर फ्रेंड? क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, आंसर दिया हुआ है 0.1 से 0.25 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे ऐसा लिखेंगे आप, किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब स्प्रिंग की बात आती है तो भैया 0.1 से लेकर 0.25, और कार्बन ब्रश का दबाव बोलेगा तो 0.08 से 0.2 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, इसमें है डीसी मशीन में कार्बन ब्रश के दबाव को किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर में अनुशंसित, मतलब कि लिखा जाता है, सब बोलना चाह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी डीसी मशीन में ब्रश होल्डर तथा कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच, किसी डीसी मशीन है, आप सबको पता है डीसी मशीन होती है ना, तो उसमें
कम्यूटेटर जिसको हम दिक् परिवर्तक बोलते हैं, मतलब कम्यूटेटर सिगमेंट होता है ना, कम्यूटेटर क्या होता है, एक सिगमेंट के रूप में होता है जो हार्ड डान तांबे की मोटी पत्तियों का या फिर कठोर कर्षित खींचा हुआ तांबे का मोटा मतलब पत्तियों के रूप में बना हुआ होता है, पता होगा आपको, ठीक है। तो कम्यूटेटर सिगमेंट के बीच में देखिए ब्रश होल्डर, यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है साथियों, ब्रश होल्डर तथा कम्यूटेटर सिगमेंट के बीच में अंतर कितना होता है, एयर गैप जिसको बोलते हैं, कितना होता है दोस्तों, 1.5 mm का होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, है ना, इतना होना चाहिए, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप देख पा रहे हैं कि बाजार में उपलब्ध कार्बन ब्रश चपटे होते, आप सबने देखा होगा, इन्हें मशीन में स्थापित करते समय इनके आगे के हिस्से को कम्यूटेटर की आकृति अनुसार मतलब क्या करना चाहिए, ढाल लेना चाहिए, मतलब कि उस शेप में हल्का सा उसको रेतमल मतलब कि जो अपना होता है ना सैंड पेपर, उसके सहायता से इसे घस के ढाल लेना चाहिए, ठीक है। यह भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। आगे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है साथियों, क्वेश्चन है अपना दिशा परिवर्तक की गंदगी को साफ करने के लिए, मतलब दिशा परिवर्तक अभी मैंने आपको बताया इसे कम्यूटेटर बोलते हैं, ठीक है, कि गंदगी को साफ करने के लिए भैया बहुत अच्छा इसमें आंसर दिया हुआ है, देख पा रहे हैं आप, इसमें क्या लिखा हुआ है, ट्राइक्लोरोइथाइलिन का प्रयोग किया जाता है। साथियों एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कम्यूटेटर होता है उसकी गंदगी को किसकी सहायता से साफ किया जाता है, तो उसे बोलते भैया ट्राइक्लोरोइथाइलिन का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि ब्रशों में प्रयोग किए जाने वाले ब्रशों को 4 भागों में बांटा जाता है। आप सबको जनरली पता होगा कि जो ब्रश होता है कार्बन के बने हुए होते हैं, डीसी मशीनों में यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब उनके भैया 4 प्रकार के होते हैं, वो कौन से होते हैं उसको भी यहाँ बताया गया है। और साथियों मैं ऑलरेडी जो अपना डीसी जनित्र होता है उसको आप मेरा जो प्लेलिस्ट है डीसी मशीन उसमें जाइए, मैंने पूरा पार्ट जितने भी पार्ट विस्तार पूर्वक एक एक चीज़ इसमें आपको समझाया, ठीक, पूरा थ्योरी में पढ़ाया, ठीक है। तो देखिए क्या बोलना चाह रहा है भैया, इसमें जो डीसी मशीनों में प्रयोग किए जाने वाले ब्रशों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है ग्रेफाइट, भी है देख पा रहे हैं आप इसमें। सेकंड है कार्बन ग्रेफाइट, मतलब ग्रेफाइट पता है आपको कार्बन का अपर रूप होता है, ठीक है, आप सबने पढ़ा होगा, है ना। फिर नेक्स्ट आ जाएगा कार्बन ग्रेफाइट, चौथे में इलेक्ट्रो ग्रेफाइट, और पांचवे में अपना देखिए चौथे में कहता है मेटल ग्रेफाइट, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आगे देखिए कि धातु ग्रेफाइट में धारितीय भाग पूर्ण भार का कितना होता है, 95% होता है। साथ ही क्वेश्चन आता है कि जो मेटल ग्रेफाइट होता है ना इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, तो ये जनरली दोस्तों वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, 0.3 वोल्ट होता है। और एक क्वेश्चन आता है कि जो अपना कार्बन ब्रश होता है ना उसका वोल्टेज मतलब ऐसा लिखते हैं BCD, ब्रश कॉन्टेक्ट ड्रॉप जो होता है ना वह 2 वोल्ट होता है, किसका भी है, कार्बन ब्रश का, ठीक है। मेटल ग्रेफाइट का ये इतना होता है, कितना होता है, 0.3 वोल्ट। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि जिस जनित्र में उच्च धारा और लघु वोल्टता, मतलब कि जिस जनरेटर में हाई करंट तथा निम्न वोल्ट मतलब लो वोल्टेज होता है वहाँ पे कौन से ब्रशों का यूज किया जाता है, तो वहाँ पे धात्विक ग्रेफाइट ब्रश का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि मेटल ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। जैसे कि वह कौन सा जनित्र होता है, आर्क वेल्डिंग जनित्र जो होता है, आपका चाप वेल्डिंग जनित्र में जो ब्रश यूज किए जाएंगे वह धात्विक या फिर इसको बोलते हैं मेटल ग्रेफाइट ब्रश का यूज किया जाएगा। तो क्वेश्चन आपको यह क्लियर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों कि डीसी जनित्र में आर्मेचर में उत्पन्न हुई ईएमएफ कौन सा होता है भैया, आर्मेचर में जो उत्पन्न होता है ऑलवेज टाइम क्या होता है भैया, एसी होता है। जैसा क्वेश्चन आता है आपको रिलेट करते हुए चलना है क्या क्या हो सकता है ना, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी जनित्र में आर्मेचर में उत्पन्न हुए ईएमएफ क्या होता है, एसी होता है। कि दिशा को ज्ञात करने के लिए मतलब कि दिशा मतलब कि डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए किसने नियम दिया था, फिर किस नियम का यूज किया जाता है, फिर किसके नियम का यूज किया जाता है, ये बोलना चाह रहा है। तो भैया आप सबको पता होगा अभी हम क्या पढ़ रहे हैं भैया, डीसी जनित्र पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए जो फ्लेमिंग थे ना उन्होंने क्या बताया था कि जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल था ना उसका यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है,
आर्मेचर में उत्पन्न हुए ईएमएफ की दिशा को ज्ञात करने के लिए, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो डीसी जनरेटर होता है वह फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे कार्य करता है, या फिर मतलब उसके इस पे इसका यूज किया जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि डीसी मशीन में दो प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है। जैसे कि आपको पता होगा डीसी मशीन में आर्मेचर होता है, आर्मेचर में दो प्रकार की वाइंडिंग्स होती है। ठीक है, तो देखते भी है कौन सी वाइंडिंग होती, क्योंकि वाइंडिंग से रिलेटेड भी हर बार एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन टपक ही जाता है, आप सबको पता होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा सेशन मतलब साथियों देखिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें लिया गया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, देख पा रहे हैं आप, लेप वाइंडिंग एक प्रकार की समांतर वाइंडिंग होती है, आप सबको पता होगा लेप वाइंडिंग इज अ पैरेलल वाइंडिंग। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट इसमें क्या लिखा है, जिसका प्रयोग उच्च धारा एवं कम वोल्टेज वाली मशीनों में किया जाता है। बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, जहां हमें उच्च करंट मतलब कि हाई करंट, ठीक है, तथा वोल्टेज क्या होगा भैया, डाउन होगा ना, वहां पे हम क्या करेंगे भैया, लेप वाइंडिंग का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट इसका जस्ट अपोजिट और एक वाइंडिंग होती है, वह कौन सी होती है भैया, वेव वाइंडिंग होती है ना, आपको पता होगा, देखा होगा आपने। ठीक है, तो वह मतलब कब यूज किया जाता है वह भी पता होता है, जहां पे हमें करंट क्या होगा भैया, लो होगा, लेकिन जो वोल्टेज है ना वह क्या होगा, हाई होगा। इस वाइंडिंग को क्या बोलते हैं, तरंग वाइंडिंग भी बोलते हैं। किसको, वेव वाइंडिंग एक सीरीज वाइंडिंग होती है, इसे तरंग वाइंडिंग भी बोलते हैं। जहां अधिक वोल्टता की आवश्यकता होती है वहां पे वेव वाइंडिंग का यूज किया जाता है तथा कम करंट। ठीक है, उसी प्रकार जो लेप वाइंडिंग होती है, जहाँ हाई करंट तथा लो वोल्टेज की आवश्यकता होती है वहाँ पे लेप वाइंडिंग किया जाता है। इसे समांतर वाइंडिंग भी कहते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए इसमें बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है, लेप वाइंडिंग आप समझ गए। आगे देखिए, वेव वाइंडिंग एक प्रकार की सीरीज वाइंडिंग होती है जिसका प्रयोग उच्च वोल्टेज या कम धारा वाली मशीनों में किया जाता है। देखिए भैया बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुकी है। आगे देखिए इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन आता है कि लेप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है, तो वह होती है पोलों की संख्या के बराबर होती है। एडमेंस मतलब क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा साथियों, पी हो जाएगा ना, क्योंकि जो समांतर पथ होता है ना उसमें जो पोलों की संख्या होती है साथियों क्या होता है, ए बराबर पी होता है। याद होगा आपको, देखा होगा आपने। ठीक है, जब डीसी जनरेटर पढ़ा होगा तब। आगे देखिए, ये आपको बहुत समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोलना चाह रहा है, तरंग वाइंडिंग आगे भी है, जैसे कि मैंने आपको बोल के बताया था अभी। तरंग मतलब होता है वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या केवल 2 होती है, चाहे पोलों की संख्या कुछ भी हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा भैया, ए बराबर 2 हो जाएगा ना माय डियर फ्रेंड, क्योंकि यह कौन सी वाइंडिंग है, वेव वाइंडिंग है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, लेप वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है भैया, यह 4 प्रकार की होती है। कौन सी होती है, टाइप्स ऑफ लेप वाइंडिंग कौन सी होती है, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स और क्वाड्रप्लेक्स। ठीक है, तो देखिए सिंप्लेक्स में क्या होगा, इसमें जो पोल हो गया ना उसमें 1 का गुना हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखिए डुप्लेक्स में क्या होगा, 2 का गुना हो जाएगा। ट्रिप्लेक्स में क्या होगा, 3 का, और ये जो क्वाड्रेक्स लिखा है इसमें क्या होगा, 4 का गुना हो जाएगा। तो ये आपको समझ आ गया होगा माय डियर फ्रेंड। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि आर्मेचर परिपथ में प्रतिरोध का मान क्या होता है। आप सबने देखा होगा, जो आर्मेचर होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है साथियों कितना होता है, बहुत ही लो होता है। तो वह यहाँ पे दिया हुआ अप्रॉक्स, यहाँ पे दिया हुआ लगभग 1 ओम के बराबर होता है, बाकी इससे भी कम ही होता है। ठीक है, 0.123 मतलब ऐसा आपको ऑप्शन पे दिया होगा, जब भी आप एग्जाम में देखेंगे वहां पे ऐसा दिया होगा। बाकी आपको जो सबसे कम होगा वही लगाना है, क्योंकि जो आर्मेचर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि आप देख पा रहे होगे, आर्मेचर प्रतिरोध का मान 1 ओम या इससे भी क्या होता है, कम होता है। तो यह भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, क्वेश्चन बोलना चाह रहा है एक 4 ध्रुव मतलब कि एक 4 पोल। ठीक है, डीसी लेप मतलब क्या में भी है, डीसी लेप वेस्टित मतलब कि वाइंडिंग वाली। एक डीसी लेप वाइंडिंग मशीन में चालक का प्रतिरोध, सपोज मैंने एग्जांपल बताया हमें कि 0.1 ओम हो,
तो उस कंडीशन में आगे देखिए, अगर 48 चालक है तो आर्मेचर का जो प्रतिरोध का मान होगा वह कितना होगा, 0.3 ओम होगा। ठीक है, आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन बोलना चाह रहा है अपना कि घूर्णी मशीनों की चाल को, मतलब कि रोटेटिंग मशीन के स्पीड को प्रत्यक्ष विधि, जिसको क्या बोलते हैं, संपर्क विधि जिसे बोलते हैं, ठीक है, तथा अप्रत्यक्ष विधि जिसको क्या बोलते हैं, असंपर्क विधि द्वारा क्या होता है, मापा जाता है घूर्णी मशीनों की चाल। देखिए याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाह रहा है कि जो डीसी जनित्र होता है ना, डीसी जनित्र की गति को टेकोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो डीसी मशीन है, डीसी जनित्र होता है ना, डीसी जनित्र की गति को टेकोमीटर के द्वारा नापा जाता है, जो एक प्रकार की क्या है, प्रत्यक्ष, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्यक्ष संपर्क विधि है। इस विधि में गति को आरपीएम में मापा जाता है। ठीक है भैया, क्वेश्चन पूछता है कि जो डीसी जनित्र होता है उसकी गति किससे मापते हैं, टेकोमीटर के द्वारा मापते हैं। काय में नापते भैया, आरपीएम के, जिनकी जो स्पीड होती है ना काय में होती है आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट। कहीं कहीं आपको यह भी दिखने मिलेगा, क्या मिलेगा भैया, आरपीएस, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। याद रखिएगा, अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि क्वेश्चन बोलना, एक 50 हर्ट्ज की आवृत्ति, मतलब कि फ्रिक्वेंसी क्या है, 50 हर्ट्ज। आपको पता होगा इंडिया की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है, जिसका टॉलरेंस कितना होता है भैया, +-3% होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोलना चाह रहा है ये कि प्रदीप्ति, मतलब इनकैंडिसेंट लैंप 1 सेकेंड में क्या होता है भैया, 100 बार क्या होता है, चमकता है। ये है इसका बोला जा रहा है इसके द्वारा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है भैया, क्वेश्चन है अपना, देखा होगा आपने कि डायनामो एक प्रकार का छोटा डीसी शंट एक स्थायी चुंबक जनित्र होता है। तो कैसे होता है पता होगा आप, जब जो मोटरसाइकिल्स होती है ना, गाड़ियाँ होती है ना, उनमें जो बैटरी है चार्जिंग होती भी है, इसी के जो डायनामो होता है ना, इसमें क्या होता है, कम्यूटेटर भी लगा होता है, उसी से ना उस बैटरी को ना डीसी सप्लाई मिलती है और वो चार्जिंग होती है, आप सबने देखा होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि डायनामो क्या होता है, एक क्या है। तो डायनामो एक प्रकार का छोटा डीसी शंट जनित्र होता है, इसमें यह स्थायी जनित्र होता है, मतलब ना स्थायी चुंबकीय जनित्र होता है, जिसका उपयोग बैटरी या फील्ड को चार्ज करने में किया जाता है, या फील्ड को चार्ज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यह भी आपको जो क्वेश्चन था क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि एक पृथक उत्तेजित जनित्र, मतलब कि सेपरेटली एक्साइटेड जनित्र, जिसमें फील्ड वाइंडिंग को आप सबने देखा होगा, जब डीसी जनित्र बड़ा होगा तो उसमें सबसे पहला आता है, देखिए डीसी जनित्र में 2 टाइप होते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड होता है और एक होता है सेल्फ एक्साइटेड जनित्र। साथियों अगर आपको ये सब पूरा देखना है विस्तार से एकदम, मतलब पूरा थ्योरी चाहिए, तो मेरा इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब डीसी मशीन में जाइएगा, मैं उसमें बहुत अच्छे से आपको उसमें एक्सप्लेन करके बताया हुआ पढ़ाया हुआ। ठीक है, तो देखिए एक पृथक उत्तेजित जनित्र, मतलब सेपरेटली एक्साइटेड जनित्र, वह जनित्र जिसमें फील्ड वाइंडिंग जो होती है, जिसकी फील्ड वाइंडिंग ये देखा होगा आपने। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग को क्या करते हैं भैया, बाहर डीसी स्रोत जैसे कि बैटरी के द्वारा क्या करते हैं, उत्तेजित, मतलब कि एक्साइटेड किया जाता है। यह भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन है अपना कि एक पृथक उत्तेजित जनित्र की टर्मिनल वोल्टेजता प्राय स्थायी रहती है। क्यों रहती भी है स्थायी, क्योंकि आप सबको पता होगा उसमें फिक्स पोल रहते हैं ना, आपको पता होगा। पृथक उत्तेजित मतलब सेपरेटली एक्साइटेड जनित्र टर्मिनल वोल्टेजता मतलब कि टर्मिनल वोल्टेज स्थायी होती, क्योंकि फील्ड परिपथ प्रेरित वोल्टेजता से पृथक रहता है। क्योंकि देखिए साथियों बहुत अच्छा इन्होंने कारण दिया है, क्योंकि फील्ड जो होता है ना, परिपथ जो होता है, फील्ड परिपथ प्रेरित वोल्टेज से पृथक रहता है ना, आप सबको पता होगा। देखिए चलिए आपके लिए मैं यहाँ पे इसका डायग्राम बना ही देता हूँ ना, चलो ठीक है। ये देखिए इसकी अपनी फील्ड वाइंडिंग हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा अपना प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे डीसी सप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तथा उसका जो आर्मेचर होगा ना साथियों, आर्मेचर जो होगा वह क्या होगा, इधर में देखिए यहाँ पे लोड लगा हुआ। ठीक है, यहाँ पे लोड लगा हुआ। ठीक है, तो ये मतलब पता है आपको कि जो फील्ड वाइंडिंग है ना, ये ऑलरेडी के डीसी सप्लाई मतलब पृथक उत्तेजित है, इसीलिए प्रेरित वोल्टेजता से क्या होती है, पृथक होती है। ठीक है, समझ गए होगे आप। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है साथियों, यहाँ पे साथियों जो है ना ये आर्मेचर लगा होता है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है भैया। क्वेश्चन है अपना, जैसे कि आप मेरे डेस्कटॉप पे देख पा रहे हैं
क्या बोलना चाह रहा देखिए कि एक पृथक उत्तेजित जनित्र मतलब कि सेपरेटली एक्साइटेड जनित्र में उत्तेजन वोल्टेज का मान कितना होता है भैया? देखिए 24 वोल्ट होता है, 36 वोल्ट होता है, 48 वोल्ट हो सकता है यानी होता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, स्व उत्तेजित जनित्र में मतलब कि अब देखिए पहले क्या था अपना ये सेपरेटली एक्साइटेड जनित्र था, अब क्या आ गया भैया सेल्फ एक्साइटेड जनित्र। याद रखिएगा बहुत अच्छा मतलब क्वेश्चन उठते हैं यहाँ से। और साथियों मैं आपको बता देना चाहूँ कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें जनरेटर और मोटर अपना जो डीसी जनरेटर होता है उससे क्वेश्चन उठाने होगा। आज तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं बना जिसमें जनरेटर और मोटर के बारे में उनने कहीं से यहाँ से क्वेश्चन नहीं उठाया होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आज का देखिएगा कि स्व उत्तेजित जनित्र में क्षेत्र मतलब कि फील्ड उत्तेजन अपने आर्मेचर के द्वारा प्राप्त होता है। मतलब जो फील्ड में क्या बोलना चाहिए अपना फील्ड उत्पन्न होता है ना, फ्लक्स जो उत्पन्न होता है दोस्तों वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? स्व उत्तेजित मतलब आर्मेचर के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लेता हूँ आपके लिए। स्व उत्तेजित जनित्र में क्षेत्र उत्तेजन मतलब कि फील्ड एक्साइटेशन अपने आर्मेचर के द्वारा प्राप्त होता है। यह फील्ड पोल से बचे हुए फील्ड पोल में जो रिमेंस फ्लक्स होता है जिसको अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण होता है। ये क्यों होता है भैया ऐसा? क्योंकि जो फील्ड पोल होते हैं ना उनको भी पहले क्या किया जाता है दोस्तों मतलब कि कुछ समय के लिए ना डीसी सप्लाई दे दी जाती है और उसके बाद उसको फिर हटा लिया जाता है। तो वह क्या होता है उसमें ना रिमेंस फ्लक्स रहता है जिसके कारण क्या होता है वह मतलब कि दिखाया होगा आपने कि उत्तेजित हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि सीरीज जनित्र में देखिए अब देखिए सेपरेटली एक्साइटेड हो गया, सेल्फ एक्साइटेड हो गया। अब सेल्फ एक्साइटेड जो जनित्र होते हैं ना वो 3 टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं भैया? पहला हो जाएगा सीरीज जनित्र, सेकंड में आ जाएगा शंट जनित्र और तीसरा क्या हो जाएगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? मिश्रित, जिसको बोलते हैं कंपाउंड जनित्र। ठीक है, तो देखिए धीरे धीरे भी आप रिलेट करते हुए चलिए कौन सा क्वेश्चन कहाँ से कैसे बनते हुए आ रहा है तो पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने थ्योरी नहीं भी पढ़ा है बाकी थ्योरी पढ़िएगा तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, देखिए कि सीरीज जनित्र में सीरीज फील्ड वाइंडिंग मोटे तार की होती है। ठीक है, आपको पता होगा क्यों होती है वो बताएंगे। सीरीज जनित्र में सीरीज फील्ड वाइंडिंग को मोटे तार तथा कम लपेटन की बनाई होती है। आप सबने पढ़ के रखा होगा, पता ही होगा। ठीक है, आगे देखिए तो क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। सीरीज जनित्र में सीरीज फील्ड वाइंडिंग को मोटे तार तथा कम लपेटन की बनाई जाती है क्योंकि यह आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़ी होती है और इसे भार धारा को क्या करना पड़ता है? वहन करना पड़ता है। यह साथियों बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। देखिए कोई एग्जाम में पूछा जाता है कि सीरीज वाइंडिंग क्या होता है ना, मोटे तार की तो बनती है तथा अपना आर्मेचर के क्या देखिए ऐसा बनता है इसका। चलिए अब आया है तो बना ही देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपना आर्मेचर आ जाएगा और यहाँ पे देखिए ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जो अपना इसको प्राइमोर की सहायता से इसको बोलते हैं इजी जनरेटेड ईएमएफ मतलब कि इसको घुमाया जाता है। ठीक है, और ये अपना देखिए इसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए आईए आ जाएगा। आईए मीन्स आर्मेचर करंट और ये हो जाएगा आईआर। ठीक है, तथा ये हो जाएगा आईएल मतलब कि लोड करंट और ये अपना आ जाएगा यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा वीटी मतलब कि टर्मिनल वोल्टेज। क्योंकि जनरेटर है ना इसमें तो हम आउटपुट लेंगे ना। जो डीसी मोटर होता है और जो डीसी जनरेटर होता है इनमें कुछ भी डिफरेंट नहीं होता। अगर आप आउटपुट ले रहे हैं तो आपका डीसी जनित्र कहलाएगा। अगर आप आउटपुट में मतलब जिसको टर्मिनल होता है ना तो वीटी मतलब इसमें जो होता है अगर आप सप्लाई दे रहे हैं तो यह मोटर कहलाएगा। ठीक है, मतलब इनका जो डायग्राम होता है ना सेम ऐसा ही बनता है। ठीक है, इसको बोलेंगे ISC सीरीज फील्ड FSC सीरीज फील्ड वाइंडिंग बोल देंगे। ठीक है, ये जो बनाया हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन था अपना साथियों, क्वेश्चन क्या था भैया? क्वेश्चन था कि क्योंकि यह आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़ी होती है जैसे कि मैंने आपको दिखाया और इससे क्या होता है लोड करंट का भार उठाना पड़ता है, लोड करंट को वहन करना पड़ता है। तो साथियों आगे आपके लिए शंट जनरेटर है, कंपाउंड जनरेटर है, वह सब भी मैं आपको पूरा क्लियर करते हुए बताऊंगा। लेकिन आज के लिए इतना ही साथियों क्योंकि बस थोड़ा टाइमिंग कम होता है इसलिए। ठीक है, तो ठीक है साथियों आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों अगर आप नए इस चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करिए और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक भी करिएगा। ठीक है, जिससे अपना क्या मोटिवेशन बढ़ जाता है। ठीक है, और कुछ नहीं साथियों, बाकी सब आपको तो पता है तैयारी बहुत अच्छे से आपकी चली रहेगी और एग्जाम बहुत पास में आ रही है। ठीक है, तो आप सबको मेरा साथियों प्यार भरा धन्यवाद।